प्लस जो भी आपको बताया है उस पर ध्यान ज़रूर रखिएगा। पर आइए अब स्वागत करते हैं राजेश अग्रवाल जी का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और राजेश जी देखिए, कमोडिटी बास्केट जो है ज़बरदस्त मूव दिखा रहा है और हम आज ही नहीं बल्कि कई समय से जो है उन मूव्स की, खासतौर से प्रेशियस मेटल्स, कुछ अब एक बेस मेटल्स उनमें भी डिस्कस कर ही रहे हैं। बट कमोडिटी बास्केट में राजेश जी क्रूड ऑयल भी आता है। हाल फिलहाल अगर हम देखें तो कच्चा तेल अपने आप को होल्ड करने में सक्षम है $60 के ऊपर, अगर ब्रेंट की बात करें। क्या लगता है आपको अब इस तरह की जो हमने तेजी देखी है, चाहे वो प्रेशियस मेटल्स में हो या फिर बेस मेटल्स में, क्या इसके बाद अब क्रूड की बारी आ सकती है? कैसे आप देख रहे हैं इन सब मूवमेंट्स को? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। गुड और आफ्टरनून। भी कुछ पानी में मित्रगण है, सबको नमस्कार। जहां तक क्रूड की बात है, आपने सही कहा कि 60 के आसपास स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। कई कारण कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह को लेकर के, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतनी बड़ी तेजी क्रूड में आएगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रेशियस मेटल में आई है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखो तो डिमांड सब तरफ से बैठी हुई है। दूसरे रशियन ऑयल, वेनेजुएला ऑयल, इन सब की जो इनफ्लोज हैं, उसके वजह से भी प्राइस पर प्रेशर पड़ा हुआ है। तो उतनी बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मार्केट कंडीशंस की वजह से, या ऐसे कह लीजिए कि एक बाउंस बैक आ सकता है कि अगर आप देखो तो करीब कई महीनों से $70 के नीचे चल रहा है। 60-65 ऐसे चल रहा है। तो वहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है जो 70-72 तक जा सकता है। अ, अब वो अभी आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा, कहना मुश्किल है, बट दैट वुड बी अ प्योर टेक्निकल बाउंस बैक। फंडामेंटली अभी इस बात पे कहीं कोई इशारे नहीं है कि कुछ बढ़त क्रूड में हो। अनलेस एंटिल कोई ट्रेड डील या कोई अनाउंसमेंट आते हैं ट्रम्प साहब की तरफ से, तब तक मुझे नहीं लगता है कि क्रूड में कोई बहुत ज्यादा बढ़त होगी। जहाँ तक मेटल्स की बात है, मुझे अभी भी लगता है कि कॉपर वगैरह में जिस तरीके की तेजी बनी हुई है इंटरनेशनली, वो बनी रह सकती है, क्योंकि एक तो डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है। तो इस वजह से वहाँ डिमांड के कारण से बढ़त बनी रह सकती राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। नमस्कार। हिंद कॉपर की बात करें राजेश जी, अगर हम पर्टिकुलरली, तो आज के हाई से काफी ज्यादा नीचे आ गया है और गेंस तो बहुत सीमित रह गए। हिंदुस्तान जिंक तो देखिए 3-3.5% नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो प्रॉफिट टेकिंग के मूड में थोड़े इन्वेस्टर दिखाई तो दे रहे हैं। क्या ये वाइज डिसीजन होगा कि चूंकि इतनी तूफानी रैली हो चुकी है तो एक लेग की प्रॉफिट टेकिंग हम कर लें और फिर अपॉर्चुनिटी अगर बनती है तो फिर से एंटर कर लें? क्या राय होगी आपकी सर इसमें? है। देखिए अभिषेक जी, पहले तो नमस्कार आपको। और आपने सही कहा कि बहुत तूफानी रैली आई। अगर आज की डेट में अगर देखो तो कई वर्षों के हाई पे हिंदुस्तान कॉपर का प्राइस चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसके बहुत नीचे की खरीद हुई है या शॉर्ट टर्म वाले हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी है, क्योंकि वन वे रैली होती नहीं है और ऑब्वियसली ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्शन आएगा। लेकिन चीज ये है कि जैसे मैंने कहा कि डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई शॉर्टेज है। उस वजह से अगर कोई लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो अगर मौजूदा स्तर से और 8-10% का करेक्शन आता है, तो मैं समझता हूँ एक खरीदने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अगर आप देखो तो भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, हिंदुस्तान कॉपर। 66% गवर्नमेंट की होल्डिंग है। कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, 3.75 एमटीपी आज की डेट में है, और जो कि 12.2 FY30 तक करने की बात कर रही है। ग्लोबल प्राइसेस ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं। डिमांड आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल या सोलर वगैरह को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अभी करेक्शन आ रहा है, उसमें आना था क्योंकि इतनी बढ़त हुई थी। बट फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में बढ़त हो सकती है। तो करेक्शन का एक लाभ उठाना चाहिए एक्यूमुलेट करने के लिए। ठीक है, करेक्शन का लाभ उठाना चाहिए एक्यूमुलेट करने के लिए। और अगर आप चांदी को भी देखेंगे ना, तो चांदी में जो गिरावट आई है आज इंट्राडे में मार्च फ्यूचर में, वो बहुत ज्यादा स्टीप है और उसके चलते हिंदुस्तान जिंक पर हम इंपैक्ट आता हुआ देख रहे हैं। 3.5% गिरकर डे लो पर हिंदुस्तान जिंक का शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। महीने भर में लगभग 28-30% के आसपास के रैली आए थे हिंदुस्तान जिंक में।
करते हैं, आज ऐसे बाजार में भी स्टॉक अपने आप को होल्ड करने में कायम है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। एक बार राजेश जी आपसे राय समझना चाहेंगे। देखिए, अब तो नया मैनेजमेंट आया है, जब तक उनकी स्ट्रैटेजीज और सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी उनमें टाइम लगेगा, बट क्या राय रखते हैं आप नेस्ले इंडिया पे? क्या इन स्तरों पे एज एन इन्वेस्टर फिलहाल आपको पसंद आता है या वैल्यूएशंस इतने आकर्षक नहीं है? देखिए, एज एन इन्वेस्टर डेफिनेटली पसंद आता है। ट्रेडिंग की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वोलाटिलिटी उतनी है नहीं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। बट लंबी अवधि के लिए मस्ट हैव स्टॉक है आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। शानदार कंपनी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अब मैनेजमेंट भी चेंज हो गया है तो बहुत सी नई स्ट्रेटेजीज भी आएंगी। ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छा है। कुछ दुश्वारियां पिछले दिनों हुई थी, मेरे ख्याल से वो सारी प्राइस में डिस्काउंट हो चुकी है। इन लेवल्स में मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव बाय हो जाएगा। इवन अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो दूसरे जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, उससे बहुत ज्यादा कोई महंगा नजर नहीं आ रहा है, डिपेंड कंसिडरिंग कि इनके जो ब्रांड है, मैगी हो चाहे नेस्कैफे हो या दूसरी चीजें हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल लंबी अवधि के निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, लंबी अवधि के निवेशक जो है वो खरीदारी कर सकते हैं और आपने मैनेजमेंट से भी उनकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो भी समझी। पर चलिए, हो गया। एक बार जरा डिक्सन टेक का शेयर लेकर आइए और डिक्सन टेक के साथ साथ आप बाकी इमेज प्लेयर को भी दिखाइए। वो है केन्स टेक हो गया, सिरमा एसजीएस हो गया, और ये सारे के सारे जो शेयर हैं ये गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगी। और ऑलमोस्ट आप देखिए, डिक्सन तो बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर है। गिरावट कितनी हो गई है? करीब 0.25% की, और लगभग 16 महीने के निचले स्तर पर ये शेयर है। और अगर आप सितंबर के हाई से देखेंगे तो 35-36% टूट गया है डिक्सन टेक। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो पॉलिसी है इक्विपमेंट को लेकर, वो भी उसको लेकर अनिश्चितताएं हैं। सप्लाई चेन के भी इश्यूज रहे, वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो गए थे, तो ये शेयरों में गिरावट आ रही है। ऐसा लगा कि डिक्सन संभल जाएगा और 12,000 12,500 के भाव से थोड़ी रिकवरी आ भी रही थी। लेकिन राजेश सर, आपका व्यू क्या है डिक्सन को लेकर? डिक्सन जैसा शेयर इतने वाइल्ड मूव देता है, आज देखिए 3.5% नीचे। क्या राय होगी आपकी? डिक्सन में आपको लगता है कि वैल्यू बाइंग का मौका है या फिर दूर रहने में ही समझदारी इससे? अभिषेक जी, आपने सही कहा। पहले तो ये वाइल्ड मूवमेंट देता है, हाई बीटा स्टॉक है। अ, पहले तो पूरी ईएमएस स्पेस की अगर बात की जाए तो बहुत अट्रैक्टिव रहा। पीएलआई स्कीम को लेकर के सरकार का जो रवैया रहा कि इंडिजिनाइजेशन करना है, भारतीयकरण करना है प्रोडक्ट्स का, उन सब चीजों को ले जा करके सारे ही स्टॉक्स, फिर वो डिक्सन हो, अंबर हो, सिरमा हो, सारे लाइमलाइट में रहे और सबने अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन मैंने पहले भी आपके साथ कई बार चर्चा करी कि इनके वैल्यूएशन 3-3 डिजिट के पीई में कहीं पर भी कंफर्ट नहीं दे रहे थे। और आज की डेट में इतनी ज्यादा करेक्शन ऊपर से हो गई है, कुछ में केन्स जैसे स्टॉक में कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे आए, उस वजह से करेक्शन हुई, किसी में वैल्यूएशन की वजह से हुई। लेकिन बावजूद इसके मुझे अभी भी कंफर्ट नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, तो निवेश की इस वक्त कोई सलाह नहीं रहेगी। हाँ, इतनी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आपको बिल्कुल मिल सकता है, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, बट निवेश के लिए इस वक्त अभी भी दूर रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, निवेश तो नहीं करना है, लेकिन मान लीजिए कि जिन्होंने 2 साल 3 साल पहले लिया हो और उसके पैसे बन रहे हो, क्या निकल जाना चाहिए डिक्सन से? देखिए, मेरे हिसाब से तो निकलना चाहिए। पूरा नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एक बार बिल्कुल करें। और दोबारा से अगर एंट्री करनी हो तो नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो कर सकते हैं, बट इस वक्त एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग आप जरूर कीजिए। अगर आपको मतलब कन्विक्शन तो नहीं आ रहा है, बेहतर होगा कि आप एक बार ना एग्जिट ले लीजिए। फिर जब चीजें बेहतर होंगी, ऐसा लगेगा कि नहीं ब्रोकरेज हाउसेस का या फिर रेटिंग एजेंसीज का इस पर कन्विक्शन अगर आता है तो फिर सोचेंगे। इकरा का भी एक नोट आया था, वो भी थोड़ा सा नेगेटिव ही साइन कर रहा था इकरा डिक्सन। बीच आईटीसी में ब्लॉक डील हुई है। आईटीसी में होता तो बहुत कुछ है, खबरें भी आती हैं, लेकिन शेयर घूमता नहीं है। 400 रुपए वाले भाव 400 रुपए दिखाई देते हैं ये। अब ये करीब 4.5 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए हैं। अब ये किसकी तरफ से हुए हैं? क्या प्रमोटर ग्रुप ने हिस्सा बेचा है या फिर
बैट जो कि बड़ा इन्वेस्टर है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, पहले भी हम देखते थे कि बैट अपने स्टेक को ऑफलोड करता रहा है आईटीसी में। क्या उन्होंने बेचा है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन शेयर जो है आधे % के नीचे आपको दिखाई देगा। 401 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। हालांकि सिन गुड्स को लेकर जो टैक्सेशन वाला मुद्दा बार बार उठता है, उसके चलते आईटीसी पर उसका इंपैक्ट हम देखते भी हैं, लेकिन एक रेंज में रहा है। 400 रुपए के आसपास तो हम काफी लंबे समय से दिख रहे हैं। राजेश सर, आपका व्यू इस पर एक बार, आईटीसी में क्या राय देंगे आप? जो निवेशक हैं वो क्या करें? पैसे तो बना नहीं पा रही है कंपनी, मतलब निवेशकों के लिए नहीं बना पा रही है। अभिषेक जी, ऐसा है कि जो लोग भी स्वदेश लगातार देखते आ रहे हैं, उन्हें पता है ईटी नाउ पे और स्वदेश पे दोनों पे मैंने 150 रुपए से आईटीसी लगातार बाय के कॉल दी, और उस टाइम पे भी 150 रुपया से ये हिलता नहीं था। तो ये इस स्टॉक की एक खासियत है कि ये बहुत दिनों तक स्टैग्नेंट रहता है, लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रांग कंपनी है, उस पर कोई डाउट ही नहीं है। सिगरेट को लेकर के, टैक्सेशन को लेकर के कुछ दिक्कतें वहीं रहती है, लेकिन वो अपनी जगह है। अगर आप एफएमसीजी देखो इनका, या डेयरी प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस देखो, सारी चीजें बहुत अच्छी तरह का परफॉर्म कर रही है। हर जगह वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, एफएमसीजी में तो बहुत अच्छी बढ़त देखी गई। कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है, डेट फ्री कंपनी है और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुझे लगता है डिविडेंड भी अच्छा देती है खास करके, और मुझे लगता है जो लंबी अवधि के स्टेबल रिटर्न वाले जो निवेशक हैं, उनके लिए बहुत उपयुक्त स्टॉक है। खरीदारी का मौका है, इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। खरीदारी का मौका है, आईटीसी लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में आप इसको जोड़ सकते हैं। ये राय आती हुई फिलहाल राजेश जी की तरफ से। पर चलिए, अब 3 बज चुके हैं। देख रहे कि कमजोर बाजार में भी आज रौनक दिखाई देगी, वो है फर्टिलाइजर का। अब अमूमन होता यह है कि जब सरकार की ये बजट पेश करने की तैयारी हो जाती है, उसके इर्द गिर्द तेजी आती है फर्टिलाइजर वाले शेयरों में। आज आप एनएफएल देख लीजिए, चंबल देख लीजिए, ये तमाम शेयर आपको थोड़ा ना ऊपर दिखाई देंगे। राजेश सर, क्या व्यू है आपका फर्टिलाइजर को लेकर? क्या बाइंग करनी चाहिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में? क्या पैसे बनाए जा सकते हैं निवेश करके? ये आपने सही कहा कि एक तो बजट जब आने लगता है, बजट की डेट नजदीक आने लगती है, तो कुछ एक सेक्टर जैसे कि फर्टिलाइजर है, डिफेंस है, रेलवे है, एडुकेशन है, ये सारे लाइमलाइट में आ जाते हैं और अचानक से इनमें मोमेंटम बन जाता है। वो जुदा बात है, क्योंकि वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की बात रही। लेकिन अगर फंडामेंटली कहा जाए तो आप देखो, एक तो सरकार का जो रवैया है रूरल अपलिफ्टमेंट को लेकर के, दूसरे अगर आप देखो इस बार का मानसून अच्छा हुआ था, तीसरे अगर आप देखो तो कई चीजों की सीएमपी कॉमन मिनिमम प्राइस जो है वो बढ़ाई गई, जिससे कि रूरल में थोड़े से पैसे आए और वहाँ फर्टिलाइजर वगैरह की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इन सब चीजों के बीच में मध्यम से लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसमें कुछ एक स्टॉक को कहा जाए तो पहली पसंद तो कोरोमंडल की रहेगी, जो कि अपने आप में एक बड़ी एंटिटी है, बड़ी कैपेसिटी है, अच्छे मैनेजमेंट को बिलोंग करती है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरे अगर आप चंबल की बात करो तो 3.4 मिलियन मेट्रिक टन की उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और मार्केट शेयर करीब 13 से 15% का है। नंबर्स अच्छे आए थे, प्रॉफिट में भी बढ़त थी, रेवेन्यू में भी बढ़त थी पिछली तिमाही में। लेकिन दिक्कत है कि राइजिंग इनपुट कॉस्ट को लेकर के हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़े मार्जिन पे प्रेशर आए। लेकिन 470 465 के आसपास मुझे लगता है ये 500 520 तक जाने की मध्यम अवधि में क्षमता रखता है। तो ये 2 स्टॉक है जहां हमारी नजर है। जो मीटिंग भी थी वहाँ से भी देख सकते हैं पूरे डिफेंस पैक में कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रहा है। राजेश जी, क्या व्यू रखते हैं आप डिफेंस पैक पे? क्योंकि हाल फिलहाल देखिए, चाहे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आए या फिर नए ऑर्डर विन्स आए, उस तरीके की एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है ये काउंटर्स में। क्योंकि एक समय था जब ऐसी खबरें आती थीं कि आज मीटिंग है या अप्रूवल आएंगे, ये स्टॉक्स 5-6% के तगड़े मूव्स दिखाते थे। क्या ये बता रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट इन स्तरों पे नहीं रहा? आपका क्या व्यू है? देखिए, आउट ऑफ मोमेंटम है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आपने जो कहा ना कि मार्केट पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट तभी आएगा जब ये मोमेंटम में आएंगे, तो अभी कोई विशेष मोमेंटम आया नहीं है। लो बीटा हो चुके हैं, इस वजह से
इंटरेस्ट नहीं है और उतनी बड़ी मूव्स नहीं आती है। लेकिन अगर आप देखें तो प्राइस सभी कंपनियों के ऑर्डर बुक बड़ी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी है क्योंकि कंपनियां जो है वो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी उनकी है, सरकार का पुश है आपके डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे, न केवल डोमेस्टिक ऑर्डर बुक इनकी अच्छी है बल्कि अगर आप देखो तो कोई कंपनियों के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी बने हुए हैं और करीब-करीब 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनके आने की संभावना लग रही है। 3 ट्रिलियन की 2029 तक इंडियन ऑर्डर बुक आने की संभावना लग रही है। तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए सारे स्टॉक अच्छे हैं। खास करके कुछ नाम अगर गिनाने पड़े तो मैं समझता हूँ बीईएल, बीईएमएल, जीआरएसई, एचएएल ये सब अच्छे नाम हैं जो लंबी अवधि के लिए आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लोगों को वही बजट का इंतजार है, कुछ नए एलोकेशंस आए तो वहाँ मूवमेंट आएँगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ी मूवमेंट आने वाली है। राय तो हो गई डिफेंस जो स्मॉल कैप सेगमेंट की है राजेश जी, मैं व्यू ना आपसे ही लेना चाहूंगा और वो है फोर्स मोटर। फोर्स मोटर हमने देखा कि अगस्त में इसका भाव चला गया था करीब 22,000 के आसपास, फिर अक्टूबर में गिर के 15,000 के आसपास भाव आए और वहां से फिर से पिकअप किया। दिसंबर के अगर हम लो से देखेंगे तो करीब 12-14% ये शेयर चल गया है। अब कैटेगरी तो स्मॉल कैप वाली है तो थोड़ा सा उथल पुथल तो होती रहती है शेयर में, लेकिन बड़ी कमाल की रैली रही है इस साल में। मतलब कितनी तेजी, 184% की तेजी। फोर्स मोटर मुझे लगता है थोड़ा सा अंडररेटेड प्लेयर है राजेश जी, कई बार नजर जाती नहीं है इस पर। ऑटो की हम चर्चा करते हैं तो भी फोर्स मोटर बहुत मैंने कम देखा है कि ये रेकमेंड होता हो। आपकी राय क्या है सर शेयर को लेकर? बुलिश है और आज से नहीं मैं आपसे शेयर करूं पिछले 10-12 साल से इस पे हमारी रिपोर्ट थी और हमने कई बार हमारे निवेशकों को दिलाया, कुछ लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं बहुत नीचे के लेवल से। लेवल्स अभी बोलना बेईमानी होगा, लेकिन कंपनी बहुत शानदार है, डेट फ्री है, एसयूवी वगैरह में अग्रणी कंपनी है, इनकी गाड़ियां एम्बुलेंस में, स्कूल बसेस में यूज होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज वगैरह की जो भी गाड़ियां भारत में बनती है उसके इंजन्स फोर्स मोटर में बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की पहुंच है। लगातार नंबर अच्छे आए तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नजर आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन लेवल्स पे भी 18,000 के ऊपर जो टिका हुआ है, यहाँ से कम साल भर में आने वाले 1 साल में 15% की मौजूदा स्तर से बढ़त की संभावना है। तो कोई गिरावट आती है तो वहाँ एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। ठीक है, गिरावट आती है तो अक्यूमुलेट करने की सलाह है फोर्स मोटर के शेयर में। राजेश जी आपने इनकी गाड़ी एक है मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है, गुरखा करके एसयूवी इनकी है, आपने देखी है गाड़ी वो सर? हिली एरियाज में चलती है। एक बार मैं दार्जिलिंग गया था तो वहां नजर आई थी, हमारे शहर में तो नजर नहीं आती है। जी हाँ, शहरों में थोड़ी कम नजर आती है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हिली एरियाज में जहां पर 4x4 की जरूरत पड़ती है ना, मतलब क्या तगड़ी लगती है गाड़ी वो। अब ये मारुति ने जिमनी वगैरह अपनी लॉन्च की, जिमनी रख दीजिए और गुरखा रख दीजिए, लगे कि नहीं असली गाड़ी तो गुरखा है। खैर चलिए आगे बढ़ते और डिक्सन टेक का शेयर आ गया है 12,000 रुपए के भी नीचे, डे लो पर हुई है क्लोजिंग 4% टूट कर। चलिए इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। निफ्टी की जो कमजोरी रही है एग्जैक्ट 100 अंकों की आज रही है और निफ्टी बैंक 79 अंक नीचे आज बंद हुआ है। नीलेश जी और राजेश जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल सृष्टि को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक